हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी एनआईएस समरी की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग यूनिट 10 पढ़ेंगे। ये हमारा कौन सा कोर्स चल रहा है? 502 कोर्स चल रहा है। और एनआईएस वो बुक्स होती हैं ना जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनकी डीएलएड की जो बुक्स हैं यहीं से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ये आपके DT+B में तो यहाँ प्रीवियस ईयर में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो यहीं से इन्हीं बुक से आए हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियोज़ हेल्पफुल रहेंगी। तो इस यूनिट में हम लोग जानेंगे क्या क्या। देखिए, CWSN के बारे में हम लोग पहले भी 506 में एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम कैसे पढ़ाएंगे उनको इसके बारे में जानेंगे। और उसके अलावा से मल्टीलिंगुअल क्लासेस जो हमने सीटेट के टाइम में बहुत पढ़ी थी कि ये क्यों अच्छी हैं, उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं लाइक गर्ल्स को या फिर जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी हैं, उनको कुछ एक आर्टिकल इनसे रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चैप्टर का नाम है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर डिसएडवांटेज लर्नर, यानी कि सुविधा वंचित जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए कैसे अधिगम प्रक्रिया को संदर्भित किया जाए, संदर्भ में सिखाया जाए। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज लर्नर दो टाइप के बताए गए हैं, एक सामाजिक रूप से एंड एक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें जैसे जिनको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर हमको बच्चे को पढ़ाना है तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि उन्हें समस्या क्या है। अगर उन्हें कोई डिसीज़ है या उन्हें किसी चीज़ से वो परेशान है, देख नहीं सकते, तो आपको पहले वो चीज़ जाननी है कि इसको दिक्कत क्या है। हमको ये जानना होगा कि उसको कम दिख रहा है या फिर कम सुनाई पड़ रहा है या लिखने में प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले पहचान करनी है उसको, बच्चे को जो भी समस्या है, और उनकी शारीरिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख के ही हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख भी दिया है कि अनुभव मतलब उनके पूर्व अनुभव जो उनके पास पहले से हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, जो उनके आसपास में चीज़ें उनके के संदर्भित होनी चाहिए। एंड स्वनिर्देशित होनी चाहिए, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए कि वो खुद से भी निर्माण कर सकें। और यही होती है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम। अब एनसीएफ ने कहा था कि जो प्राथमिक संदर्भ होता है, जो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट हम देते हैं बच्चों को, वो बच्चे का समुदाय या स्थानीय वातावरण होना चाहिए। यही होता है, अगर आप बच्चों को किसी संदर्भ में किसी चीज़ को बता रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसके परिवार से रिलेट करके बताएं, या आस पड़ोस से रिलेट करके बताएं, या उसका जो लोकल इन्वायरमेंट है, आसपास का इन्वायरमेंट है, उससे रिलेट करके बताएं। स्थानीय वातावरण अधिगम हेतु सहजीकरण होता है। अब स्थानीय वातावरण ही क्यों अच्छा है? क्योंकि आप खुद सोचिए, जैसे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं भोजन, मान लीजिए फूड पढ़ा रहे थे, तो फूड के लिए हम क्या कहेंगे, जो वो जैसे हम बताएंगे तो वो जो रोज़ खाना खाता है, आप टिफ़िन में क्या लाए या फिर घर में क्या खाना बना था, तो वो उसके आसपास जो लोकल इन्वायरमेंट है या फिर जो घर का माहौल है, घर में जैसे उसको मिलता है, या फिर उसने जो देखा है वही तो उसके लिए ईजी होगा ना समझना। इसीलिए जो स्थानीय वातावरण है वो उसके लिए सहजीकरण होता है। अब जो मीनिंगफुल लर्निंग है, सार्थक अधिगम है, उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि अगर आप चाहते हो कि बच्चे को उसकी जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण हो, तो उसके लिए हमें बच्चे के ज्ञान और अनुभव के आधार मान का प्रयोग करें। मतलब ये ना समझे कि वो कुछ उसके पास कोई अनुभव नहीं है। बच्चा, ये सीटेट की बहुत फेवरेट लाइन है कि अगर बच्चा आया है वहाँ पे स्कूल में पढ़ने आया है, भले वो फर्स्ट क्लास में है, लेकिन अपने साथ खूब सारा अनुभव लेके आया है, वो कोरी स्लेट नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चे के ज्ञान और अनुभव के आधार पे, उनके अनुभव के आधार उसके एक्सपीरियंस को बेस मान करके हमको प्रयोग करना है पढ़ाने में। संदर्भित मतलब कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि आसपास से ही, लोकल इन्वायरमेंट से ही संदर्भित हो। लोकल इन्वायरमेंट की उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना, आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो उसके इन्वायरमेंट में उपलब्ध है, उनका यूज़ करना। लाइक पेड़, उनके आसपास में पेड़ होंगे तो पेड़ का आप यूज़ कर सकते हो पढ़ाने के लिए, पेड़ का कॉन्सेप्ट है ना, इस तरीके से। एंड सक्रिय सहभागिता, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चों का। टेक्स्ट बुक के बाहर के उदाहरण, केवल टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रखा जाए, उसके बाहर के उदाहरण। अब ये जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि अर्थपूर्ण अधिगम हो, तो अधिगम प्रक्रिया पर बल ना दे करके प्रतिफल पर बल देना चाहिए। मतलब उल्टा बता गई मैं। देखिए, यही होती गलतियाँ कि अधिगम प्रक्रिया पर बल दें, ना कि आउटकम पर, लर्निंग आउटकम पर, प्रतिफल पर। मतलब कहते नहीं, फल की चिंता मत करो,
तो यहाँ पे भी हमको यही करना है, हमको फल पे जो लर्निंग आउटकम है, अधिगम उद्देश्य, उसकी प्राप्ति हो या ना हो, हमको मेन ध्यान देना है कि हम लर्निंग प्रोसेस कैसा कर रहे हैं, बच्चे की आवश्यकता अनुसार कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक, तो अब हम जानेंगे एजुकेशन फॉर गर्ल्स यानी कि बालिकाओं के लिए शिक्षा। लेकिन उससे पहले हमको जानना ये ज़रूरी है कि बालिकाओं के लिए शिक्षा क्यों इतना ज़रूरी है। पहली बात तो उनको एम्पावर करने के लिए, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये तो हमको पता ही रहता है कि उनको सशक्तिकरण करने के लिए उनके। और एक लाइन आपने सुनी होगी कि एक अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरा एक समाज शिक्षित होता है ना। महिला अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। तो इससे होगा क्या कि एक तो जो असमानता है वो कम होगी, परिवार की स्थिति बदल सकती है क्योंकि वो भी साथ कमाने के उसको अवसर मिलेंगे। प्रजनन दर और आर्थिक वृद्धि, मतलब जो रिप्रोडक्शन रेट है वो उसको भी, क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो इसीलिए गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं गर्ल्स के साथ कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो पहुंच और नामांकन, जैसे घर से उनका स्कूल बहुत दूर है तो लड़कियों को इतना दूर जाने नहीं दिया जाता। उनका नामांकन मतलब उनका एनरोलमेंट नहीं करवाया जाता। प्रतिकूल स्कूल वातावरण, स्कूल का वातावरण उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, अप्रोप्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से लाइक टॉयलेट वगैरह की सुविधा सेपरेट नहीं है, तो इसी वजह से उनको और नहीं जाने को मिलता है। भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो ये तो आपने सुना ही होगा गर्ल्स के साथ। एंड टेक्स्ट बुक में भेदभावपूर्ण प्रावधान। अब टेक्स्ट बुक में कैसे, बुक में भी कभी कभी लिखा होता है, कोई पिक्चर्स बने होते हैं जो कि यही चीज़ भेदभाव बच्चे के दिमाग में डालते हैं। लाइक अगर दे रखा है कि जो पिताजी हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, माता जी घर का काम कर रही हैं, तो ये क्या है, भेदभावपूर्ण व्यवहार ही तो है ना जो बच्चे के माइंड में बैठेगा। मिथ अबाउट लर्निंग परफॉर्मेंस, मिथ, अब इसको हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हिंदी बहुत ही शुद्ध थी। मिथ का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे लड़कियों के लिए कहा जाता है कि लड़कियों की मैथ्स नहीं अच्छी होती, तो ये एक मिथ है ना, मतलब एक गलत भावना है, ऐसा कुछ है नहीं असलियत में। मैथ्स नहीं अच्छी होती, लड़कियां लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाती, तो ये चीज़ गलत है। तो उनके साथ ये चीज़ देखा गया है। अब सजेशन क्या है, सजेस्टेड एक्शन क्या लेने चाहिए कि हमें कम्युनिटी का सहयोग लेना चाहिए, आसपास के लोगों का सहयोग लेना चाहिए लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए। सेपरेट टॉयलेट बनवाने चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन देने के लिए आप फ्री ड्रेस दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो या फिर स्कॉलरशिप दे सकते हो। सभी एक्टिविटीज़ में शामिल करना, उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ऐसा नहीं है कि ये लड़कियाँ ये नहीं कर सकती। सामूहिक अधिगम पे बल देना है, इनकी ग्रुप लर्निंग में मतलब लड़के लड़कियाँ सब आपस में सीख रहे हैं। भेदभाव मुक्त कक्षा हो, मतलब जो क्लास है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के होनी चाहिए। आकलन उनका ढंग से होना चाहिए, भेदभावपूर्ण आकलन भी किया जाए। ये ना क्या देखा जाए कि अरे लड़की है तो इसको मतलब हम कभी, ऐसा भी होता है कुछ स्कूलों में, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होता है कि लड़कियों को कुछ ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, बल्कि वो व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उन्होंने कितना सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही आकलन या असेसमेंट करना चाहिए। अब एसएसए का लैंगिक समानता पर बल देने का मूल अधिकार, देखिए एसएसए ने तो लैंगिक समानता की बात की, जेंडर इक्वालिटी की बात की ही है, लेकिन उसका जो मूल आधार है, जो बेस है, वो कहाँ से लिया गया, वो एनईपी 1986 और 92 से लिया गया है। अब ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कई बार कि अगर पूछा जाए कि बालिकाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो लैंगिक समानता है या उनकी शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बल कौन सी शिक्षा नीति में दिया गया, तो सबसे पहले एनईपी 1986 में दिया गया था। 1986 वाली है जिसका ही संशोधन हुआ था आगे जाकर के 1992 वाला, जिसको बोला गया है POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या बोला जाता है 1992 को? POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ एक्शन भी कह देते हैं। एसएसए के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चले। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, एसएसए का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान। अब कमेंट करिएगा ये कब आया था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चले, कौन कौन से हैं, लेकिन दो हमको पढ़ना है क्योंकि गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमको पढ़ना है NPEGL। अब ये चीज़ मैं पहले वाली यूनिट में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे ये पॉइंट नहीं पढ़े। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कब आया हुआ। अगर आपने वो यूनिट पढ़ी है तो बिल्कुल कमेंट करिए कि NPGEL कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कस्तूरबा गांधी वाला। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उनको हम लोग ध्यान देंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रीच गर्ल्स के लिए है, जो उनको बहुत दिक्कत होती है स्कूल पहुँचने में, उनके लिए है ये। इसकी शुरुआत कहाँ की गई? इसकी शुरुआत उन ब्लॉक में की गई जो कि शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। EBB का मतलब है एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक, ठीक। जहाँ पे रूरल जो ग्रामीण महिला साक्षरता है, रूरल फीमेल
लिटरेसी है वो औसत नेशनल लेवल की जो लिटरेसी है, एवरेज है, उससे कम है। ठीक है, अब समझिएगा, मतलब ऐसे ब्लॉक जहाँ पे जो लिटरेसी है वो नेशनल लेवल की लिटरेसी से कम है, नेशनल लेवल की जो एवरेज लिटरेसी निकाली गई है उससे कम है, और जेंडर गैप ज़्यादा है। ऑब्वियसली जेंडर गैप जहाँ ज़्यादा है इसका मतलब वो बेकार ब्लॉक हुआ ना, तो जेंडर गैप जो है वो और राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। जो ईबीबी में ना हो, अब एक और जगह भी ये स्कीम चलाई गई, एक तो ईबीबी में चलाई गई यानी कि एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक में तो चलाई गई, उसके अलावा ऐसे ब्लॉक जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन कम से कम वहाँ 5% ST/SC जनसंख्या है और फीमेल हैं ST/SC। ठीक है, और साक्षरता उन 5% ST/SC में 10% से कम है वहाँ की फ़ीमेल की लिटरेसी। ठीक है, वहाँ की फ़ीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो 10% से कम है, तो वहाँ पे भी ये स्कीम चलाई गई। ये सेलेक्टेड शहरी स्लम एरिया में भी चलाई गई। तो ये 3 जगह पे आपको देखने को मिली है, एक EBB वाले एरिया में, एक वो एरिया जो EBB के अंदर नहीं है लेकिन वहाँ पे ST/SC की जनसंख्या 5% है, जिसमें से फीमेल 10% से कम उनकी लिटरेसी है, और स्लम एरिया में चलाए गए। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? इस स्कीम का उद्देश्य था नामांकन कराना, इनकी लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट एडमिशन कराना, एंड ड्रॉप आउट रेट को कम कर देना, जो बीच में स्कूल छोड़ के चली जाती हैं उस रेट को कम कर देना, और साथ ही साथ उनको लाइफ स्किल सिखाना, मतलब कुछ ना कुछ कौशल प्रदान करना। ठीक है, ताकि वो आगे जा कर के कुछ कर भी सकें। बालिकाओं के लिए समाज को संगठित करना, मतलब कम्युनिटी को भी धीरे धीरे अवेयर करना कि हाँ लड़कियों को भी बढ़ाना ज़रूरी है। अब दूसरी स्कीम देखते हैं। दूसरी स्कीम है KGBW यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या था, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल होता है, मतलब यहाँ पे लड़कियों की रहने की सुविधा होती है। ये 6 to 8 के लिए है। ठीक है, उच्च प्राथमिक के लिए है। ये कौन सी लड़कियों के लिए है? जो ST/SC OBC या माइनॉरिटी आती हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक हैं या फिर OBC में है या ST/SC में है। इसकी स्थापना कहाँ कहाँ की गई? वही EBB यानी कि जो एजुकेशनली शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं वहाँ पे, जहाँ पे महिला साक्षरता 30% से कम है। लाइक मेरे गांव में भी है ये जो स्कूल है, और शहरी क्षेत्र, उन शहरी क्षेत्र में की गई जहां महिला साक्षरता राष्ट्रीय वाले से कम है। ठीक है, अब ये समझिएगा, जो ब्लॉक हैं ये रूरल के लिए है और 30% से कम है ओवरऑल, और शहरी में वहीं खुलेगा ये विद्यालय जहाँ पे जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो नेशनल लेवल से कम है। नेशनल लेवल का जो भी लिटरेसी रेट है उससे कम है। इसका एम क्या था? इसका एम था कि बालिकाओं का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, मतलब सर्वांगीण विकास करना, और साथ ही साथ उनको वोकेशनल एलिमेंट्स का भी एकीकरण करना, यानी कि व्यावसायिक जो तत्व हैं उनको भी समायोजन करना। लाइक मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे पढ़ती थी, तो वो मतलब काफ़ी गरीब परिवार से आती थी, तो यहाँ पे वहाँ पे वो बताती थी कि हम लोगों को सिलाई सिखाया जा रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाई जा रही हैं जिसका वो यूज़ कर सके आगे जा कर के। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में। तो अल्पसंख्यक समूह को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक होते हैं, एक धर्म के आधार पे होते हैं, और एक जो प्रजाति या फिर ट्राइब्स हो जाते हैं, रेशियल एथनिक जिनको कहते हैं, वो हो जाएंगे थर्ड वाले। ठीक है, तीनों को बारी बारी समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पॉलिटी में तो मिल जाता है और आपके में भी मिल जाएगा। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हो। किसी भी बच्चे के साथ इन आधारों पे आप कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 किसके लिए है? ये सीधे सीधे माइनॉरिटी के लिए है। देखिए, आर्टिकल 29 और 30 ये सीधे सीधे माइनॉरिटी के लिए होता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं, मतलब उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। केवल भाषा, जाति और धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्थान में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। आप किसी बच्चे को उनकी लैंग्वेज के आधार पर नहीं रोक सकते कि नहीं अब तुम्हारी लैंग्वेज दूसरी, हम नहीं एडमिशन लेंगे, ऐसा एकदम कड़े रूप से, क्योंकि फंडामेंटल राइट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर।
ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 भी अल्पसंख्यक के लिए, माइनॉरिटी के लिए, इसमें कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक, कोई भी माइनॉरिटी अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है अगर वो खोलना चाहे। ठीक है, अपनी जो उसको खोलना चाहे वो खोल सकता है इंस्टीट्यूट, लेकिन उसमें सरकार उसे अनुदान दे सकती है, देगी बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, सरकार उन्हें ग्रांट देगी, मतलब हेल्प करेगी, और वो भी बिना किसी भेदभाव की, इस आधार पे नहीं कि ST SC है तो हम नहीं देंगे, देगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 30 कहता है। आर्टिकल 350A में क्या है? आर्टिकल 350A में है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में माध्यम, ये अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हमने आर्टिकल बताए थे। अगर अल्पसंख्यक के लिए आता है तो ये 2 मेन आर्टिकल हैं। ठीक है, इनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी कहते हैं। आर्टिकल 350 ये बता रही थी, इसमें कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पे हमें कौन सी भाषा यूज़ करनी चाहिए? मातृभाषा के माध्यम के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि धर्म का चुनाव, किसी भी व्यक्ति को वो अपनी पसंद का धर्म चुन सकता है, अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, आप रोकने वाले कोई नहीं हो। ठीक, अब हम देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के लिए जो शिक्षा है उसको डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जनरली सबको पता रहेगा कि अगर बच्चे की भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। इसका मतलब ये है कि लाइक यहाँ पे हिंदी यूज़ हो रही है पूरी बड़ी जगह पे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मराठी यूज़ करते हैं, या फिर उनका कहीं से वो आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से काम करने के लिए उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो वो क्या बोले जाएंगे? वो भाषाई अल्पसंख्यक बोले जाएंगे। ठीक है, उनकी संख्या कम है। तो अब इनके लिए आप क्या करोगे? तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए विद्यालय, पहली बात तो उनके लिए विद्यालय ही उपलब्ध कराना। पाठ्य पुस्तकों पढ़ने की सामग्री उनके लिए उनके अकॉर्डिंग की पाठ्य पुस्तकों पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराना। भाषा शिक्षकों को शामिल करना, मतलब उस लैंग्वेज के शिक्षक अगर शामिल कर सकते हो तो आप शामिल करिए। बहुभाषाई गतिविधियाँ, मल्टीलिंग्विज्म, क्योंकि मैंने इस जगह ऐसे इसलिए में नहीं लिखा था क्योंकि अभी हम लोग आगे बहुभाषाई एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग सीटेट में बहुत पढ़ते हैं। बहुभाषाई मतलब मल्टी लिंग्विज्म। ठीक, तो उन गतिविधियों को शामिल करना। और आकलन के लिए आप उनकी भाषा का यूज़ करें। अगर असेसमेंट करना भी चाहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपकी क्लास में कोई भाषाई अल्पसंख्यक है तो आप उसके लिए आकलन कैसे करेंगे? तो अल्पसंख्यक मतलब हम अपनी भाषा का यूज़ ना करें, उनकी भाषा में हम उनका आकलन करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमको उनका आकलन करना है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं करना है। अब बात आती है धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में। तो जो धार्मिक अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जैसे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हम लोग हिंदू हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्लिम हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, तो ये क्या बोले जाएंगे? मुस्लिम अल्पसंख्यक बोले जाएंगे, क्योंकि ये कम संख्या में है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि पहली बात तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इनकी शिक्षा के लिए पहुँच का प्रावधान, कि वो स्कूल ही आ सकें ना, ऐसा ना हो कि उनके बहुत धर्म में ऐसे क्या बोलते हैं उनको, अंधविश्वास फैले होते हैं कि स्कूल भेजने से ये होगा वो होगा, उनको कम करना। धार्मिक संस्थान हो, अगर कोई धार्मिक संस्थान जैसे मदरसा होता है या फिर संस्कृत पढ़ाई जाती है मंदिरों में, तो वहाँ पे उनका आधुनिकीकरण किया जाए। आधुनिकीकरण का मतलब उनको भी ये चीज़ बताया जाए कि बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, केवल बुक पढ़ लिया, जो उनकी धार्मिक पुस्तक है वो पढ़ लिया, उससे हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनको ये अवगत कराया जाए कि उनकी कैसे मॉडर्नाइज होना है, करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय क्रियाओं में समावेश करना, जो अगर विद्यालय में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें इनका इंक्लूजन किया जाए। धार्मिक प्रथाओं का सम्मान किया जाए, ऐसा नहीं है कि उनके साथ हम कुछ भेदभाव कर रहे हैं, है ना। तो ये सब जनरल चीज़ें आई थिंक हमको सब पता ही रहती हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, और भाषा के मुद्दे को ध्यान में रखना है। शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण करना है, मतलब उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो टीचर है उनको भी ट्रेन किया जाए, कि ऐसा नहीं कि टीचर कुछ भी कैसे भी रिएक्ट कर दे रहा है। और ऐसे भी हम लोग ने सीटेट के टाइम में पढ़ा था कि टीचर को हमेशा सेंसिटिव रहने की ज़रूरत होती है, संवेदनशील रहना है ऐसी जगहों पे, क्योंकि टीचर खुद एक एग्जाम्पल सेट करता है बच्चों के लिए।
ठीक है। ये जो थर्ड है ना, जातीय वाला, प्रजातीय वाला, इसको मैंने आगे लिखा हुआ है तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इस पर कंप्लीट पूरा एक चैप्टर है, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कैसे उनकी शिक्षा करवानी है हमको। तो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिनको मतलब जिनके कुछ अंगों में तकलीफ है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सहायक यंत्र की व्यवस्था करेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि सहायक यंत्र की जो व्यवस्था करेंगे वो कहाँ से मिलेगा। वहाँ पास के जो जिला डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ से मिलता है, या तो हॉस्पिटल से मिलेगा या प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मिल सकता है। ठीक है। इनके कार्य की क्षमता के आधार पर भाग लेने देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा लिख नहीं सकता तो उसे आप लिखने वाला ही कार्य दें या उसका आकलन लिखने के आधार पर करें। नहीं, उनका जो आकलन है, असेसमेंट या मूल्यांकन आप कर रहे हो, वो उसकी जो कर सकता है उसके अकॉर्डिंग हमको करना है। ठीक है। ये नहीं कि वो लिख नहीं सकता, आप ज़बरदस्ती उससे लिखने के आधार पर उसको टेस्ट कर रहे हो। आकलन में इनकी क्षमता पे ध्यान देकर ही करें। जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है कि आकलन में उनकी अक्षमता को खास कर ध्यान रखें कि हाँ वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्यों उनको एसेस करें। दृष्टि दोष वाले बच्चे, इनके लिए क्या करेंगे, आप लेंस की व्यवस्था करेंगे, चश्मा की व्यवस्था करेंगे। अगर थोड़ा कम दिख रहा है तो आगे की पंक्ति में बैठाएंगे, बड़े अक्षरों वाली बुक का इस्तेमाल करेंगे। सुनने में प्रशिक्षण मतलब अगर देख नहीं सकता तो बच्चे को ऐसा करवाया जाए कि वो सुनने में से ही मतलब सुन करके ही चीज़ों को जल्दी सीख ले। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर देंगे। तो उनकी जो ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसको अवरोध नहीं, बैरियर नहीं मानना है हमको। ठीक है। इसीलिए उनको पूरे कार्यक्रम में, एक्टिविटी में खासकर उनको कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर देंगे। ठीक है। अब आता है श्रवण और वाणी दोष। अब श्रवण और वाणी दोष जो एक साथ आपको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जैसे बच्चा कोई सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि जब कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो वो जो भाषा है उसको जल्दी से सीख नहीं पाता। तो यहाँ पे बच्चा लिपसिंग पे ध्यान देता है। अगर थोड़ा बहुत बोलता भी है तो वो लिपसिंग के थ्रू बोलता है। तो उनको क्या करें, आगे बैठाएं ताकि टीचर को वो देख सके, उनकी लिपसिंग को देख सके। और खासकर आप बोलें ऐसे बच्चों के सामने तो थोड़ा सा धीरे धीरे बोलें ताकि आपके जो लिप्स जैसे चल रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही वो बच्चा वो बोलेगा। क्योंकि उसको सुनाई तो पड़ नहीं रहा है, ऊंचे स्वर में बोले। अगर उसको धीमा सुनाई पड़ रहा है तो आप ऊंचे स्वर में बोले। आपके होठों की गति बच्चों को दिखाई दे। साथियों के साथ अंतःक्रिया मतलब अपने ग्रुप में भी इंटरेक्शन उनको करने के अवसर दें। दृश्य सामग्री का उपयोग करें क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो उनके सामने जो विजुअल चीज़ें हैं उनको दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, उनसे वो सीखेंगे। चिकित्सा सहायता, अगर जहाँ ज़रूरत हो रही है तो वहाँ पर उनको चिकित्सा सहायता दें। वाणी के लिए अगर कोई बच्चा कम हकला रहा है या बोल नहीं पा रहा है तो उसके लिए ड्रिलिंग की मतलब प्रयास कराएं कि बार बार कुछ वर्ड्स को बार बार ड्रिल करवाएं, अभ्यास करवाएं, ट्रेनिंग दें उनकी। तो इस तरीके से अब आता है अधिगम अक्षमता वाले बालक, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया है ना, इस टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है उनके लिए आप कॉन्क्रीट अनुभव प्रदान करें। ठीक है। अब हिंदी वाली जो NIOS जो पढ़ते हैं वहाँ देखिए गलत लिखा था, अमूर्त लिखा था। ठीक, तो यहाँ पे मूर्त होगा और यहाँ मैंने भी गलत लिख दिया है क्योंकि ऊपर रानी लगाया था। मूर्त अनुभव यानी कि कॉन्क्रीट, उनके सामने जो प्रत्यक्ष है ऐसे अनुभव को प्रदान करें। फील्ड ट्रिप पे लेके जाएं, सिंपल क्वेश्चन पूछें, और सिंपल क्वेश्चन पूछें ताकि उनको फील हो सक्सेस का, मतलब सफल फील हो। ऐसे जानबूझ के थोड़े से ईजी क्वेश्चन पूछें जो कि वो आंसर दे दें, क्योंकि ऐसे बच्चों में क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो होता है ना, तो उससे उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस कराएं। अब देखिए कुछ वर्ड होते थे रिपीटिशन को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन यहाँ पे इनके लिए सही होता है। टास्क दें उनको, जो टास्क दें वो छोटे स्टेप्स में दें कि एक छोटा स्टेप था ये कंप्लीट किया तो अब फिर प्रशंसा करेंगे, देन सेकेंड स्टेप पे जाएंगे ना, तो एक स्टेप फिर एक अगला स्टेप, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में किसी काम को कराएं। और पुनर्बलन भी दें, पुनर्बलन मतलब उनको प्रोत्साहन वगैरह भी दें। अब पढ़ते हैं एजुकेशन फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। ट्राइबल मतलब जो जनजातीय बच्चे होते हैं जिनकी खुद की संस्कृति होती है, भाषा हो सकती है ना, या फिर वो देखने में थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनके लिए आप कैसे शिक्षा की व्यवस्था करोगे इन दियर सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वही सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में। तो उनकी मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग करें, क्योंकि जो जनजातीय लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी भाषा डिफरेंट होती है, तो उनकी जैसे वो अगर स्कूल आ भी रहे हैं तो उनकी मातृभाषा को माध्यम बनाया जाए। हमेशा मातृभाषा को तो वैसे भी इग्नोर करना ही नहीं है। स्थानीय ज्ञान, उनका जो स्थानीय ज्ञान है उसको ध्यान दिया जाए। लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा था कि वो लोग बकरी को कुछ बोलते हैं, तो बकरी को अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं। मान लीजिए कहीं की कोई संथाली, मान लीजिए ट्राइब है, जिनकी संथाली ट्राइब की हमारी प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे कुछ बकरी को बोलते हैं। तो हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ वर्ड सीख लें एज ए टीचर, हमको वो कुछ उनकी
मातृभाषा के वर्ड्स को सीख लेना है, उनकी लैंग्वेज को सीख लेना है और यूज़ करना है, ताकि वो यहाँ पे रिलेट करें, आसानी से सीखें, उनको लगे अपनापन जैसा लगे। सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का, जैसे वेशभूषा, भोजन, धार्मिक विश्वास, व्यवसाय, इनको कॉन्टेक्स्ट में लेकर के उनके जो सोशियो और कल्चरल जो एलिमेंट है उनका यूज़ करके आप सिखा सकते हो। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान वाली जो पुस्तकें होती हैं, उनकी जो लोक सामग्री है, लाइक वहाँ पे जो कथाएं चल रही हैं, हर एक लोक कथा, फोक टेल्स चलती हैं ना, फोक टेल्स चलती हैं, तो ये इनका यूज़ किया जाए, उनके जो आसपास में कहानियाँ हैं उनका यूज़ किया जाए, पेंटिंग्स हैं जो उनकी स्पेशल पेंटिंग होती है उनका यूज़ किया जाए सिखाने के लिए बच्चों को। शिक्षक द्वारा बच्चों की मातृभाषा सीखना, जो कि मैंने बोला टीचर को सीखनी चाहिए। समुदाय को शामिल करना, उनकी कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाए बच्चों की शिक्षा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से आपको कुछ भी दिखेगा तो मार्क करिएगा। ठीक है। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कैसे बनाएंगे हम लोग? ठीक है। यहाँ पे एसएसए में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ऐसे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की शुरुआत की गई। ठीक है। 2 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे की गई थी, अभी तो हर जगह हो रहा है। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम है, ये एक तरीके का कार्यक्रम है। इसमें होता क्या है, प्रथम भाषा में मजबूत बुनियाद रखी जाती है, उनका जो बेस है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज को फोकस किया जाता है और फिर अदर लैंग्वेज को दिया जाता है, मतलब अदर लैंग्वेज में ज्ञान दिया जाता है। एक या अधिक भाषाओं को बांधना, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी भाषाओं को बांधना, लेकिन शुरुआत आप पहली भाषा, बच्चे की मातृभाषा से ही करोगे। अधिगम के लिए कई भाषाओं के उपयोग की योग्यता देता है। मल्टीलिंगुअल में क्या हो जाएगा, लर्निंग के लिए आप कई सारी लैंग्वेज यूज़ करोगे। लाइक हम लोगों का स्कूल है और यहाँ पे कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं, कुछ बच्चे मराठी वाले भी हैं, कुछ बच्चे किसी और लैंग्वेज के भी हैं। तो आप क्या करोगे कि सब बच्चा क्या होगा, आपस में एक तो पीयर लर्निंग से वो बहुत सारी लैंग्वेज सीख लेगा, है ना। तो इस तरीके से कई सारे अवसर प्रदान करना। अब एमएलई में पाठ्यक्रम स्थानीय समुदाय के संदर्भ में तो होगा, तो हमेशा आंसर सही करिएगा, मतलब उनके जो लोकल कम्युनिटी है उसके संदर्भ में हो तो बहुत अच्छा रहेगा जो करिकुलम है। अब उद्देश्य कैसा है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ज्ञानात्मक और समझ संबंधी कौशलों का विकास करना, मतलब कॉग्निटिव एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स का विकास करना, ताकि वे मदर लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज तीनों में समान रूप से कर सकें। मतलब उनकी जो मातृभाषा है, जो राज्य भाषा है, मतलब मान लीजिए किसी उनके राज्य की भाषा, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मदर लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज सेम हो, लेकिन जनरल बात की गई है कि मान लीजिए किसी बच्चे की मदर लैंग्वेज अलग थी, उसकी स्टेट की लैंग्वेज अलग है, नेशनल लैंग्वेज अलग चल रही है, तो वो तीनों रूप में समान रूप से वो कार्य कर सके। लेकिन ध्यान क्या रखना है, शुरुआत हमको मातृभाषा से ही करनी है। ठीक है। दूसरी भाषा अन्य भाषा, मतलब फिर आपको सेकंड भाषा पे आना है। इस कक्षा में अलग अलग मातृभाषा वाले बच्चे साथ साथ सीखते हैं। जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होती है इसमें अलग अलग मातृभाषा के बच्चे साथ साथ सीखते हैं। आई थिंक मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी थोड़ा तेज़ बोल देती हूँ, मतलब जल्दी बोल देती हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से प्लेबैक स्पीड को मैनेज कर लिया करें। अब यहाँ पे मैनेजिंग मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, अब हमारे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन तो हो गई, लेकिन ऐसे जो क्लास होती है उसको आप कैसे मैनेज करोगे। तो ऐसी क्लास में शिक्षक बच्चे के समुदाय का ही सदस्य होता है। सबसे पहली पॉइंट कि शिक्षक क्या होना चाहिए, उसकी कम्युनिटी से ऐसा उसको बिहेव भी करना है। अगर उसको नहीं भी आती लैंग्वेज, उसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। बच्चे शिक्षक में घनिष्ठ भावात्मक संबंध होता है, ऐसा संबंध होना चाहिए कि अच्छा इमोशनल रिलेशन हो बच्चे और टीचर में। बच्चे के सांस्कृतिक मूल्यों पर बल दिया जाए, उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको भी बल दिया जाए। ऐसे करते टाइम हमें बहुत संवेदनशील होना है, यानी कि सेंसिटिव होना है। उनकी सांस्कृतिक जो मूल हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका मजाक नहीं बनाना होता है। ठीक है। अधिगम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाए, मतलब नोन से अननोन की ओर जाना चाहिए। बच्चे के अनुभव शब्द भंडार को बनाए रखा जाता है, मतलब उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसको बनाए रखे जाना है। मतलब ये नहीं कि उनको हम चेंज कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है देन हमें उसमें और ऐड ऑन करना है। उनका जो शब्द भंडार है वो रहे, लेकिन हमको और भाषाओं में भी तो सिखाना है ना उनको। जो कुछ सीखता है उससे दूसरी भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ये एक ही पॉइंट था कि जो कुछ बच्चा सीखता है उससे सेकेंड लैंग्वेज के भंडार में ही वृद्धि होगी। स्थानीय समुदाय की लोकल जो कम्युनिटी है उनकी पार्टिसिपेशन, सहभागिता। बच्चे के सांस्कृतिक शैक्षिक अधिगम को समेकित करने के लिए थीमेटिक अप्रोच। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, बच्चे के जो कल्चरल और एजुकेशनल लर्निंग है उसको एकीकृत करने के लिए। कल्चरल मतलब जो उसके आसपास जो संस्कृति से वो सीख रहा है, एंड जो हम लोग स्कूल में सिखा रहे हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थीमेटिक अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। थीमेटिक अप्रोच कैसे,
फॉर एग्जाम्पल हम वाटर पढ़ा रहे थे, इससे पहले वाले में हमने सीखा भी है ना कि जिसमें हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में देखते थे कि वाटर पढ़ा रहे हैं। अब वाटर के लिए साइंस अगर हम पढ़ा रहे थे, साइंस में हमने क्या पढ़ा कि वाटर बॉर्न डिसीज़ कौन सी होती है ना, या फिर आप पानी को साफ़ कैसे कर सकते हो। तो वही चीज़ उनके कल्चर से रिलेट करके भी पढ़ाएं। आपने साइंस का टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन कल्चर में उनके सिखाया गया कि हम पानी को छान के साफ़ कर सकते हैं, उबाल के साफ़ कर सकते हैं, या फिर कंकड़ वंकड़ रख के तो नीचे बैठ जाता है, तो इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थीम अप्रोच पे ध्यान रख के पढ़ाया जाए। एक हम शैक्षिक वाला करेंगे जो हम लोगों की बुक में है या फिर जो हमारे पास ज्ञान है, एक उनके कल्चर में जो उनकी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसका यूज़ करते हुए सिखाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थीम वेब उसी को ही बोला गया है कि समेकित अवधारणाओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान का मिलन, मतलब इंटीग्रेट कर देना कॉन्सेप्ट को, जो बच्चा अपने घर से सीख रहा था यानी कि अपने ट्राइब से, अपनी संस्कृति से सीख रहा था, और साथ ही साथ जो हम सिखा रहे हैं उनको मिला देना एक थीम को ध्यान में रखते हुए। जैसे वाटर पढ़ा रहे थे तो वाटर से रिलेट करके सब कुछ आप सिखा दोगे। आप सामग्री कैसे यूज़ करेंगे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के लिए? मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के लिए जो चार्ट लेंगे वो उनकी मदर लैंग्वेज में होगा। शब्द जाल का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देखते थे ना कि जब छोटे बच्चों की बुक होती है तो यहाँ पे चित्र बने होते हैं, चित्र बना है और यहाँ पे बॉक्स बना है, तो हम सिखाते हैं, हम इंग्लिश कैसे सिखाते हैं, हम बताते हैं डॉग है, और उसको पता है ये चित्र देख के कि ये कुत्ता है हिंदी में, और लेकिन इंग्लिश में सीख लिया उसने ये वर्ड कि डॉग, कुत्ता को इंग्लिश में डॉग कहते हैं। तो इस तरीके से तो लैंग्वेज वो दूसरी सीखेगा ना। बहुभाषी शब्दकोश का, डिक्शनरी का यूज़ करना, मतलब बहुत सारी भाषा का धीरे धीरे यूज़ करना। चित्र कहानी पुस्तक, भाई चित्र कहानी पुस्तक में क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पिक्चर स्टोरी बुक होती है उसमें लेफ़्ट साइड पे, इस पूरे साइड पे पिक्चर होती है, लाइक शेर है और लोमड़ी है और आपस में ये लोग बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, और वो उसकी मदर लैंग्वेज में होगी। ठीक है, और राइट साइड में मदर टंग मातृभाषा में वो कंटेक्स्ट दे रखा होता है। ठीक, तो ये होती है चित्र कहानी पुस्तक, जिससे होगा क्या, बच्चा सीख जाएगा। ये जो बुक होती है ये लोक कथाओं से, जो फोक टेल्स होती हैं जो उनके आसपास में वो सुनते आ रहे हैं बचपन से, उनसे प्रेरित होती है। अब आता है TPR क्या होता है। तो TPR बहुत इंपॉर्टेंट है। TPR का फुल फॉर्म क्या है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। हम बच्चों को जो दूसरी लैंग्वेज है वो ऐसे भी सिखा सकते हैं, जैसे हमको याद है कि हम लोग को घर में खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसे बोला जाता था। इंग्लिश तो कोई बोलता नहीं था, लेकिन जब स्कूल गए तो हमसे बोला गया सिट डाउन, और हमें वो एक्शन करना पड़ा। तो जो कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स होते हैं टीचर के कहने पर, वो रिस्पॉन्स भी तो उन्हें दूसरी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो खड़े हो, बैठ जाओ, अपना पेन पकड़ो, या एक प्रकार की सुनो, यह एक प्रकार की सुनो और करो एक्टिविटी होती है। जो TPR है, TPR कैसी एक्टिविटी है? सुनो और करो एक्टिविटी। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। शुरुआती क्लास में एक टीचर को कितने TPR लगभग यूज़ करने चाहिए? तो एक जो टीचर अगर लगभग 200 TPR का यूज़ कर रहा है तो बहुत अच्छा अधिगम है। मतलब आप 200 वर्ड, 200 दूसरी लैंग्वेज के वर्ड आप सिखा दे रहे हो, है ना। तो इसीलिए 200 डिफरेंट आपको TPR यूज़ करना है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे होता है चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल जाती हूँ तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करती हूँ तो अच्छा लगेगा मुझे भी। सो थैंक यू।